हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके बाद वापस से थ्योरी पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट जो है आपके एग्जामिनेशन के लिए और फिजिक्स सीखने के लिए भी। ठीक है, तो क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। 2-3 क्वेश्चन है और आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन भी है। तो जो भी हम लास्ट लेक्चर में देख चुके थे, कुछ कुछ फॉर्मूले हमने देखे थे, उनके बेसिस पे ही ये क्वेश्चन। तो चलिए उनको स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ सिस्टम हैज टू चार्जेस क्यू ए एंड, जिसकी वैल्यू हमको वैल्यू भी दे रखी है क्यू ए एंड क्यू बी। ओके, क्यू ए और क्यू बी की वैल्यू दे रखी है। आप ना देखिए कि क्वेश्चन जब अभी मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप इसका जवाब दीजिए मेरे को। अभी आप देखिए कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। अगर हमने कोई सेंटेंस पढ़ा क्वेश्चन में से, तो उससे हम इंफॉर्मेशन ग्रैब करके अपने लिए मैथमेटिकल इक्वेशन में डेटा कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पर कह रहा है अ सिस्टम हैज टू चार्जेस क्यू ए, जिसकी वैल्यू दे रखी है। तो आप चाहे तो लिख सकते हैं यहां पर क्यू ए, मतलब सॉल्यूशन में यहां पर करके, यहां से आप लिखिएगा स्पेस आई एस, हाँ है वैसे। तो यहां लिखिए क्यू ए हमको दे रखा है कितना, 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। ओके, एंड क्यूबी भी दे रखा है। क्यूबी जो चार्ज है वो कितना है, -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। आगे हम क्वेश्चन पढ़े उससे पहले आपको ये वैल्यू लिखते समय ही माइंड आपका चल गया होगा कि आप एक चीज देख सकते हैं कि ये दोनों जो है इनका मैग्नीट्यूड सेम है ना। वैल्यू दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। बस अंतर किसका है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, केवल साइन का अंतर है। आप एक चीज देख रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जिसकी वैल्यू अगर सेम हो, आई मीन जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो और पॉजिटिव नेगेटिव हो, तो वो क्या होता है, डाइपोल होता है। तो हम इजीली समझ सकते हैं, सोच सकते हैं कि एक डाइपोल है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। लोकेटेड एट पॉइंट्स ए, अब ये जो चार्ज है वो पॉइंट ए और पॉइंट बी पर लोकेटेड है, यानी कि देखिए रिस्पेक्टिवली बोला है ना। रिस्पेक्टिवली का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहां पहले इसने बात की क्यू ए और क्यूबी की, क्यू ए और क्यूबी की वैल्यू दे दी, और उसके बाद बोला है लोकेटेड एट पॉइंट, एट पॉइंट्स, पॉइंट किसी पॉइंट दे दिया, कोई पॉइंट दे दिए ए और बी, है ना, उनके कोऑर्डिनेट्स दे दिए हमको, और आगे लिखा है रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली लिखा है, उसका मतलब ये है बच्चों कि क्यू ए जो चार्ज है वो है इस जगह पे और क्यूबी जो चार्ज है वो है बी पर। देख सकते हैं आपकी क्यू ए पहले लिखा है, तो उसका जो आपका वैल्यू होगा, उसका जो कोऑर्डिनेट्स है, लोकेशन है, कोऑर्डिनेट है, वो पहले है, और क्यूबी बाद में लिखा है तो उसका जो कोऑर्डिनेट्स है वो बाद में। ठीक है, ऐसे ही इसका रिस्पेक्टिवली ऐसे बोला जाता है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो वापस से आते हैं, हमको इसके कोऑर्डिनेट्स भी दे रखे हैं, या एक काम करते हैं, आप इन कोऑर्डिनेट्स को देखिए और एज्यूम कीजिए कि कहाँ हो सकता है। देखिए हम इसको बनाते भी है। पहली चीज, ये 3 डायमेंशन में आप देख सकते हैं, एक्स वाई जेड, ये 3 कोऑर्डिनेट है इसमें। तो 3D फिगर हम बनाएंगे। आप किसी को भी एक्स वाई जेड मान सकते हैं, यहां पर सिचुएशन के हिसाब से हम इसको एक्स बोल देते हैं, इसको y बोल देते हैं और इसको बोल देते हैं z। ओके, एक चीज आप इससे एक चीज और समझ सकते हैं कि ये देखिए ये y है, तो इसका मतलब ये है ओरिजिन। पहली चीज ये है ओरिजिन। ओरिजिन से आप अगर y डायरेक्शन में जाएंगे तो ये हो गया आपका 1 यूनिट टुवर्ड y डायरेक्शन, ये हो गया 2 यूनिट। और एक चीज और, यूनिट वेक्टर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि y का यूनिट वेक्टर क्या होता है, j कैप, है ना। ये मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये चीज आपको पता होगी, x का यूनिट वेक्टर आई कैप, z का यूनिट वेक्टर k कैप। ठीक है, इतनी चीजें आपको पता होगी, बस बेसिक था, मेरे को आया तो मैंने बता दिया। ठीक है, तो अभी देखिए ये 3 है, वैसे है सिमिलरली जो बताने की चीज यहाँ पर ये है कि ये तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस में हो गया। वैसे ही अगर आप नेगेटिव वाई एक्सिस में देखें तो ये हो गया -1 -2 टुवर्ड नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये उसका मीनिंग है। ठीक है, तो ये हो गया। तो वापस से आते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा था, ये बेसिक चीज जो आपको बताने की थी मैंने बता दी। तो एक चीज देखिए कि क्यू ए कहां रखा है, पॉइंट ए पर। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट देखिए, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 0। एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, तो इसका मतलब पता है क्या है कि एक्स की लाइन में वो आगे गया ही नहीं, जो एक्स की डायरेक्शन इधर था वो आगे गया ही नहीं। एक्स कोऑर्डिनेट उसका 0 है, यानी
कि वो इसी प्लेन में है, ठीक है, मतलब प्लेन से ऊपर नहीं है। आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे, प्लेन से ऊपर नहीं है, ठीक है। तो इसके आप कोऑर्डिनेट देखिए, ए के क्या है 0 0 माइनस 15, देखिए एक्स के कोऑर्डिनेट 0 है, वाई के भी 0 है, जेड के क्या है माइनस 15, तो जेड के कोऑर्डिनेट देखिए ये तो प्लस वाले हो गए 1 2, माइनस वाले क्या है, माइनस वाले हैं आपके इधर, है ना, ये तो ये पॉइंट ए आपका है इधर, पॉइंट ए, पॉइंट ए पर ही क्या रखा है आपका चार्ज क्यू ए, यानी कि यहां पर एक चार्ज रखा है आपका क्यू ए, जिसकी वैल्यू हमको पता है, ए के कोऑर्डिनेट आप डिफाइन कर दीजिए 0 0 माइनस 15 सेंटीमीटर, राइट। सिमिलरली एंड बी की भी बात करें, बी के कोऑर्डिनेट देखिए एक्स कितना है, पहले एक्स लिखा जाता है फिर वाई देन जेड, ये चीज आपको पता होगी। तो यहां पर आप देखिए एक्स कितना है, एक्स अगेन यहां पर 0 है, तो इस लाइन में इसको नहीं जाना। वाई कितना है, वाई भी 0 है, राइट, तो ऊपर भी नहीं जाना। जेड कितना है, जेड है 15, यानी कि यहां से 15, तो ये है हमारा पॉइंट बी जिसके कोऑर्डिनेट है 0 0 15 सेंटीमीटर। ओके, यहां पर क्या रखा है, यहां पर हमारा चार्ज रखा है क्यूबी, गॉट इट। ये हमारी सिचुएशन है बेसिक सी। आप एक चीज देख सकते हैं कि इस ओरिजिन से, ये जो आपका ओरिजिन है यहाँ पर, यहां से 15 सेंटीमीटर वो लेफ्ट साइड में, इसलिए हमने माइनस साइन लगा के रखा है, और उतना ही डिस्टेंस वो यहां पर है, यानी कि प्लस 15 वो इधर है। तो इससे एक चीज हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो ओरिजिन है वो उस डाइपोल का सेंटर है, बिल्कुल, है ना, बेसिकली। यहां से देखिए, मैंने एक्सप्लेन करने में तो काफी टाइम लगा दिया, क्योंकि आप अभी लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं। एग्जाम में आप तुरंत इसको बना लेंगे बिना बिना किसी टेंशन के, आपके लिए ये हेडेक नहीं होने वाला, बहुत इजी चीज है ये। ओके, तो इतने इंफॉर्मेशन से, जो इतना हमने रीड किया अब तक, उससे अब तक हम ये इंफॉर्मेशन निकाल चुके हैं। आगे कह रहे हैं व्हाट आर द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। अच्छा, हमको टोटल चार्ज बताना है इस सिस्टम का, ये सिस्टम है उसका टोटल चार्ज कितना होगा, और क्योंकि डाइपोल है तो डाइपोल मोमेंट भी होगा कुछ, तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू बतानी है। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट देखते हैं अपने क्वेश्चन का कि व्हाट आर द टोटल चार्ज। टोटल चार्ज, नेट चार्ज कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज हमने प्रिंसिपल पढ़ा था, तो उसमें हमने क्या देखा था, प्रॉपर्टी एक्चुअली, उसमें हमने ये देखा था कि टोटल चार्ज कितना होता है, टोटल चार्ज सम के इक्वल होता है ना, किसके सम के इक्वल, जितने भी चार्जेस है इंडिविजुअल चार्जेस के सम के इक्वल होता है। यानी कि यहां बोल सकते हैं कि टोटल चार्ज, आप क्यू नेट भी बोल सकते हैं, क्यू नेट विल बी इक्वल टू क्यू ए प्लस क्यू बी, राइट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यू ए क्या है बच्चों, क्यू ए की वैल्यू देखिए, क्यू ए की वैल्यू हमारे पास ये रही, तो इसको लिख दीजिए आप 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, प्लस ये वाला जो है प्लस है, ये वही हम यहां लिख रहे हैं, प्लस ये क्यूबी, यानी कि -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। इसको आप जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये आपका सिंपली ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम माइनस 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। ये चीज जब आप देखेंगे, ये प्लस मतलब कि इक्वल वैल्यू है, सेम वैल्यू माइनस दैट वैल्यू, दैट विल गिव यू 0, राइट। तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं कि क्यू नेट विल बी इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया, सिंपल, ठीक है, 0 हो गया। तो ये वाला पार्ट तो हमारा हो गया कि व्हाट आर दी टोटल चार्ज। आगे कह रहा है एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। डाइपोल मोमेंट क्या है सिस्टम का, तो यहां पर आप देखिए डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट कितना डाइपोल मोमेंट है बच्चों, ये निकालने से पहले आपको डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला पता रहना चाहिए, जो कि होता है, डिनोट किससे करते हैं, पी से डिनोट करते हैं, वो किसके इक्वल होता है, चार्ज। याद रहे एक चीज, मैं पढ़ाते वक्त बता चुका था वैसे कंसेप्ट बताते वक्त, लेकिन ये जो चार्ज है, आपको नेट चार्ज नहीं लिख देना सिस्टम का, डाइपोल का नेट चार्ज नहीं लिखना है। क्या लिखना है आपको, चार्ज का, किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड केवल, है ना, यानी कि बस एक वैल्यू। मैग्नीट्यूड की बात करें तो नेगेटिव ले लीजिए, पॉजिटिव ले लीजिए, केवल मैग्नीट्यूड की बात करें तो दिस वैल्यू, राइट, 2.5 विदाउट कंसीडरिंग इट्स
साइन। तो P इज इक्वल टू Q इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस, अच्छा याद हमने कैसे किया है मैं आपको बता रहा हूं, याद तो हमने 2a से किया है। ओके, ऐसे याद किया है। एक चीज अब जाननी जरूरी है कि 2a क्या है यहाँ पर, क्या a क्या है। 2a जानने से पहले देखते हैं a क्या है। क्या a ये है, ये a क्या ये होता है कि दोनों जो चार्जेस है प्लस क्यू माइनस क्यू उनके बीच का डिस्टेंस, क्या वो a होता है? नहीं बच्चों, कन्वेंशन से हमने ये माना था कि वो जो है उसको ही हम 2a मानते हैं। यानी कि हमको अलग से इसको सॉल्व नहीं करना कि 2 इंटू जो कुछ भी हो, वो नहीं करना हमको। हमको सिंपली इस जगह पर वो वैल्यू पुट कर देनी है जो इनके बीच की एक्चुअल दूरी हो। इनके बीच की एक्चुअल दूरी हमको पता है, अभी हम देखेंगे भी उसको। तो यहां पर तो फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, P इज इक्वल टू Q क्या है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम इंटू 2a। अब 2a क्या था, 2a एक्चुअल में ये दूरी थी 2a। सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे, वो ऐसा करते हैं कि इस डिस्टेंस को मान लेते हैं a। तो ये आप डिस्टेंस देख सकते हैं कि ये 15 हो गया, ये वाला ये 15 हो गया, और ये वाला भी हो गया 15। तो दोनों हो गया 15 प्लस 15 इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो इसको मान लेते हैं a। तो 2 इंटू 30 सेंटीमीटर कर देते हैं, जो कि एकदम गलत होता है, बिल्कुल गलत होता है। आप ये गलती को नोट कर लीजिएगा, ठीक है, एक जगह नोट कर लीजिएगा कि ये गलत क्यों होता है। गलत इसलिए होता है बच्चों कि जो ये 2a है उसमें a का सिग्निफिकेंस है कि सेंटर से, डाइपोल के सेंटर से किसी भी चार्ज की दूरी, यानी कि 1 सेकेंड, यानी कि इस सेंटर से यहां की दूरी आपको अगर 2a ही लगाना है तो a आप ये मानिए, ठीक है, a ये मानिए, a आपका कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर आएगा। तो a जब 15 सेंटीमीटर आएगा तो आप 15 सेंटीमीटर लिख के सॉल्व कीजिए। लेकिन उससे आसान तरीका मैं आपको ये बता रहा हूं कि 2a की तरफ हम जाए ही क्यों। 2a की तरफ हम इसलिए ना जाए क्योंकि हमारा बेसिक फॉर्मूला में जो ये है, ये बेसिकली ये है कि q तो एक चार्ज का मैग्नीट्यूड हो गया और 2a हो गया दोनों चार्जेस के बीच की दूरी। ठीक है, दोनों चार्जेस के बीच की दूरी कितनी है, वो हो गया 2a। तो दूरी तो हम डायरेक्टली यहां से देख सकते हैं कि ये 30 सेंटीमीटर है ना। तो यहां पर आप सीधा लिखिए 30 सेंटीमीटर। ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि डाइपोल मोमेंट की ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलम मीटर। हमको जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, कूलम सेंटीमीटर में। तो इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, सेंटीमीटर है तो 10⁻⁻2 मीटर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे आप जब 2.5 इंटू 3, 2.5 इंटू 3 हो गया आपका 7.5, और 30 है तो 75 भी लिख सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं आप, है ना। एक काम करते हैं 7.5 ही लिखते हैं और इंटू 10⁻⁻7-2, और ये जो ये वाला जीरो था +1 यूनिट कूलम मीटर, which will give us P is equal to, या फिर मैं इधर लिखता हूं, P is equal to कितना हो जाएगा 7.5 इंटू, इसको सॉल्व कीजिए, -7 - 2 इज इक्वल टू -9 +1 इक्वल टू -8, 10⁻⁻8 कूलम मीटर, ये होगा हमारा आंसर। और क्योंकि डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि डायरेक्शन के साथ भी बता सकते हैं। अब ये इंटरेस्टिंग है, डायरेक्शन बताना यहाँ पर इंटरेस्टिंग है। डायरेक्शन क्या होती है डाइपोल मूवमेंट की, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज कौन सा यहाँ पर, ए पर है या बी पर है। आप देख सकते हैं कि हमारा जो B है वो नेगेटिव चार्ज था, यानी कि डायरेक्शन क्या होती है डाइपोल मोमेंट की, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये वाला आपका नेगेटिव है, ये वाला आपका पॉजिटिव है, तो डायरेक्शन हो गई ये, राइट। ये हो गई आपकी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। Z की Z जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है उसका यूनिट वेक्टर क्या था, मैं आपको बता चुका हूं पहले, उसका था K, है ना। Z की डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में K कैप था, K कैप। ओके, के कैप की जो डायरेक्शन है उसके एग्जैक्टली उल्टी डायरेक्शन में है आपका डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन, है ना। तो हम क्या बोलेंगे इसको बताते वक्त कि P, अगर अब हम लगाएंगे वेक्टर, क्योंकि
हम अभी उसकी डायरेक्शन भी बता रहे हैं। ये क्या हो जाएगा 7.5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम मीटर, सी कैपिटल कूलम मीटर, ब्रैकेट में माइनस के कैप। ठीक है, माइनस के कैप लगा दिया आपने, तो इसका मतलब कि आप उसकी डायरेक्शन भी बता चुके हैं। ठीक है, तो ये आपका फाइनल रिजल्ट होगा। आपको ऐसे करना है क्वेश्चन। ठीक है, तो यही था आपका ये वाला क्वेश्चन। इस नेगेटिव साइन को आप चाहे तो आगे भी ले जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी छोड़ देंगे चलेगा। ठीक है, तो ये आपका था, इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को समझ नहीं आया तो एक बार और देखिए, आपको इजीली आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, in which orientation a dipole placed in a uniform electric field is in, number one is stable equilibrium and number second is unstable equilibrium। मतलब ये कह रहा है in which orientation, किस orientation में रखा जाए a dipole placed in uniform electric field। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे E, तो उस डाइपोल को हम किस ओरिएंटेशन में रखें कि स्टेबल इक्विलिब्रियम हो। तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम तब होता है जब आपका जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो, यानी कि इधर नेगेटिव चार्ज इधर पॉजिटिव चार्ज। देखिए, है ना, ये हो गया। तो यहां पर इसका आंसर हम क्या बोलेंगे कि स्टेबल इक्विलिब्रियम आप बता सकते हैं व्हेन डाइपोल moment is in same direction of external इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। ये चीज मैं आपको पहले ही लास्ट लेक्चर में बता चुका था, जो हमने थ्योरी देखी थी स्टेबल इक्विलिब्रियम। सॉरी, स्टेबल इक्विलिब्रियम मींस देख भी सकते हैं व्हेन डाइपोल इज इन डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मींस थीटा इक्वल टू 0। मेंशन भी कर सकते हैं आप थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, एक चीज बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा, थीटा इक्वल टू 0 तो आपने लिख दिया, लेकिन आपको एग्जाम लिखते वक्त कभी भी आप अपना एग्जाम लिखे, वहां आपको मान के चलना है कि टीचर को कुछ नहीं आता। ठीक है, क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं, ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि यहां पर आपने थीटा तो लिख दिया, ठीक है, अब टीचर को क्या पता कि आपको थीटा का मतलब क्या है। ऑल्दो उसको पता है, उनको पता है कि थीटा का मतलब क्या होगा, थीटा ऑब्वियसली एंगल होगा आपका डाइपोल मोमेंट और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, लेकिन आपको मान के चलने की उनको नहीं आता, वो आपसे निकलवाना चाहता है कि थीटा क्या है। तो आप अगर ये लिखें तो आप ये भी लिख दीजिए वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ऐसे करना है। इसलिए मैं देखिए, अब जितनी भी डेरिवेशन हमने की, ये सारा जो कुछ भी किया ये, तो हम एकदम बेस से चले कि सबसे पहले एक डाइपोल लीजिए, उसमें उसके चार्जेस माइनस क्यू। अब आप बोलेंगे डाइपोल लिया है तो एक चीज तो सबको पता ही रहती है कि चार्ज प्लस क्यू होगा माइनस क्यू होगा और उनके बीच की दूरी 2a होगी, ये बात तो सबको पता है, तो इतना लिखने की क्या जरूरत नहीं बच्चों, ये हमको लिखना पड़ेगा, हमको मान के चलना होगा कि टीचर को कुछ नहीं आता। ठीक है, आपको उनको सारी चीज बताना है बेस से लेकर, आपको जैसे टीचर आपको पढ़ाते हैं ना, बेस से लेकर सारी चीजें आपको एडवांस तक बताते हैं, वैसे ही आपको क्या करना है कि एक बेस से बनाना है, मतलब कि एक छोटी सी चीज के साथ शुरू करना है। डाइपोल है तो डाइपोल में चार्ज कौन कौन से, उनका उनके बीच में दूरी कितनी है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसकी वैल्यू क्या है, और सारी चीजें, मतलब एंगल कितना बना रहा है, ये सारी चीजें तमाम, ये सारी चीजें हमने जैसे यहाँ भी देखी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पॉइंट, ये सारी चीज एकदम बेस से। ठीक है, तो ऐसे करके आपको आगे चलना है। तो वही मैं बता रहा था कि आप क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कीजिए। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का सिमिलरिटी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है बच्चों, जब आपका डाइपोल मोमेंट जो होता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में हो। मींस यहां पर आपकी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो डाइपोल जो होगा, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इसके एग्जैक्टली अपोजिट हो। तो यहां पर आप इजीली लिख सकते हैं व्हेन डाइपोल मोमेंट इज इन opposite to direction of external electric field means theta equal to 180 डिग्री, राइट। ठीक है, बेसिक सी चीज थी, मैं करा चुका था, लेकिन क्वेश्चन आपका ऐसे भी आ सकता है। ओके, तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपके लिए एक होमवर्क भी है, ये आपको होमवर्क में करके आना है। एक क्वेश्चन में और डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10 न्यूटन पर कूलम। यहां पर सबसे पहले आपको क्या बोला गया, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो कि कहां रखा हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, जिसकी वैल्यू आपको दी हुई है सबसे पहले E इज इक्वल टू 10 न्यूटन पर कूलम, राइट। एट एन एंगल थीटा, मतलब कि एंगल बिटवीन, थीटा बोला है तो आप ये भी लिख सकते हैं एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट P एंड E इज इक्वल टू कितना, थीटा। ओके, इफ द वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट इज 8 कूलम मीटर, अगर डाइपोल मोमेंट की वैल्यू यानी कि P इज इक्वल टू 8 कूलम मीटर है, एंड टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल इज, और डाइपोल के ऊपर जो टॉर्क एक्ट कर रहा है वो कितना है, 40√3, इसकी एक्चुअली यूनिट भी रहनी चाहिए, टॉर्क की यूनिट होती है न्यूटन मीटर। ओके, तो ये न्यूटन मीटर। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू बतानी है। तो देखिए आपने क्वेश्चन पढ़ा, जो जो वैल्यू आप इससे एक्सट्रैक्ट कर सकते थे आपने वो निकाल के इक्वेशन कर ली, ठीक है, इक्वेशन बना ली। एक चीज और हमने नहीं की, यहां तक तो हमने लिख लिया, जो सारी चीज है ये सारी चीज हमने लिख ली, लास्ट चीज क्या नहीं लिखी, ये जो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, यानी कि थीटा क्या होगा, ठीक है। अब आपको ना क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आपने जो कुछ लिख दिया, आपको क्वेश्चन के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सारा डेटा आपके पास यहां गिवन है, और आपको करना क्या है, निकालना क्या है, वो भी आपने लिख लिया है। तो देखिए ई है, पी है, टॉर्क है, इनके बीच में एक रिलेशन होता है, आप अगर ध्यान कर पा रहे हो तो एक हमने रिलेशन देखा था, वो होता है टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, ठीक है। देखिए मेरे को टॉर्क पता है, मेरे को पी भी पता है, मेरे को ई भी पता है, मेरे को थीटा निकालना है, यानी कि साइन थीटा अगर मैं निकाल लूं तो वहां से थीटा भी इजीली निकाल लूंगा। तो देखिए टॉर्क की वैल्यू रखिए 40√3 न्यूटन मीटर। अच्छी चीज पता है क्या है बच्चों, अच्छी चीज ये है कि जब भी आप ये वैल्यू रखें, अच्छी आदत इनफैक्ट ये है कि जब भी आप वैल्यू रखें तो इन उनकी जो यूनिट गिवन है उनके साथ रखिए, ठीक है, एरर होने के चांसेस और भी कम हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो P क्या है यहाँ पर, 8 कूलम मीटर। ओके, सिमिलरली E क्या है यहाँ पर, एक्चुअली मैं इसको इधर से करता हूँ, एक काम करता हूँ, ठीक है। ये कितना हो गया, 40√3 न्यूटन मीटर, दैट विल बी इक्वल टू P क्या है, 8 कूलम मीटर, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 न्यूटन पर कूलम इनटू साइन थीटा, हमको थीटा ही निकालना है, तो साइन थीटा हमने लिख दिया एज इट इज। आप यूनिट देख सकते हैं, आपकी यूनिट कुछ कुछ कैंसिल हो रही है, जैसे कि न्यूटन से इस न्यूटन से ये न्यूटन कैंसिल, मीटर से ये मीटर कैंसिल, पर कूलम से ये कूलम कैंसिल, तो यूनिट सारी कैंसिल हो गई, ठीक है। तो साइन थीटा आप देख सकते हैं, साइन थीटा या फिर चलिए पहले मैं एक बार इसको और लिख देता हूँ, 40√3 विल बी इक्वल टू 8 इंटू 10 इंटू साइन थीटा, जीरो से जीरो भी कैंसिल हो गया है ना, जीरो से जीरो आप हटा सकते हैं, ये क्या बचा, 4√3/8 है ना, इसको हम इधर ले गए, और कुछ बचा क्या, नहीं और कुछ नहीं बचा। तो ये हो गया आपका साइन थीटा के इक्वल, दिस इंप्लाइज साइन थीटा किसके इक्वल हो गया, साइन थीटा हो गया, इसको कैंसिल कर सकते हैं 4 और 2, साइन थीटा आपका हो गया √3/2 के। साइन थीटा अगर आपका √3/2 के इक्वल है तो थीटा कितना हो जाता है, आपको याद रहना चाहिए, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ये ऑलरेडी। थीटा कितना हो जाएगा इस सिचुएशन में, थीटा हो जाएगा 60 डिग्री। ओके, तो ये था आपके क्वेश्चन का राइट आंसर, 60 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हैं, बहुत इजी होते हैं बच्चे, न्यूमेरिकल बच्चे बेवजह डरते हैं उनसे, न्यूमेरिकल बहुत आसान होता है, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो न्यूमेरिकल बहुत इजीली कर लेंगे आप, ठीक है। तो उन्हीं के बेसिस पे आपके लिए अब ये क्वेश्चन है, आपको ये होमवर्क से करके आना है, यही नॉलेज लगनी है, इससे ज्यादा नॉलेज नहीं लगनी है उसमें, ठीक है। पी का फॉर्मूला आपको पता रहना चाहिए, यही सब बेसिक नॉलेज लगेगी, तो ये आपका है होमवर्क। होमवर्क आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है, ठीक है। तो अब जो हम कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे वो करेंगे चार्ज डेंसिटी। ओके,
तो ये जो अब हमारा न्यू टॉपिक है वो है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नाम से भी इसको देखेंगे। तो ये क्या होता है बच्चों, देखिए इसको ऐसे समझ सकते हैं आप, मान के चलिए आपके पास रखी है एक प्लेट। ओके, साइड व्यू देखेंगे तो आप ऐसा होगा प्लेट का साइड व्यू, और टॉप व्यू देखेंगे तो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ओके, ऐसा है, कुछ समझ पा रहे होंगे, साइड से आप देख रहे हैं। ओके, साइड से आप देख रहे हैं प्लेट को, ऐसा है। अब आपने क्या किया, आपने लेट सपोज इसके ऊपर डाला पानी। ठीक है, पानी आपने डाला, पानी आपने इधर डाला, इधर से डाला। अब मेरे को एक बात बताइए, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो प्लेट रखी है सरफेस पे, सरफेस पे जो प्लेट रखी है एकदम पैरेलल रखी है, मतलब उबड़ खाबड़ नहीं रखी, एकदम फ्लैट रखी है, एकदम फ्लैट। ओके, तो इसके ऊपर मेरे को एक बात बताइए, जब आप पानी डालेंगे इस प्लेट के ऊपर तो क्या होगा बच्चों, पानी क्या यहीं पर रह जाएगा? लेट्स सपोज आप ऊपर से मैं अगर दिखा रहा हूं कि पानी आपने यहां डाला, तो क्या पानी इधर ही रह जाएगा और पानी इधर भरता रहेगा, इधर भरता रहेगा और वापस वो बाहर गिरने लगेगा? क्या ऐसा होगा? या फिर जब आप पानी डालेंगे तो इक्वली पूरे में, मतलब पूरे में एक जैसा एकदम बराबर सिमट जाएगा पानी पूरे में, एकदम पूरे में आप कह सकते हैं पूरे में फ्लो होगा और पूरे में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना, इक्वली बट जाएगा पूरी प्लेट में। क्या ऐसा होगा? या फिर ऐसा होगा कि आपने जहां डाला वहीं पर रह गया और प्लेट भर गई उस साइड से और गिरने लगा? क्या ऐसा होगा? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। मतलब आप देख सकते हैं कैसा होगा कि आपने अगर ऊपर से पानी डाला तो एकदम वो सेम हाइट पे रहेगा पानी और पूरी प्लेट में बराबर रहेगा, मतलब पूरी प्लेट प्लेट के हर हिस्से में एग्जैक्टली सेम हाइट पे रहेगा, है ना। तो यही है आपका यूनिफॉर्म, यहां पर आप कह सकते हैं यूनिफॉर्म वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, कि पानी एकदम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ पूरे में। वो जो आपकी प्लेट थी उसमें जो पानी हमने डाला, पूरी प्लेट में पानी एकदम यूनिफॉर्म तरीके से बट गया पूरे में, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कोई चीज जब बट जाती है तो उसी को डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो यही था आपका यूनिफॉर्म वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। कोई टर्म नहीं है यूनिफॉर्म वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन जो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक टर्म है जो हमको सीखनी है। ओके, तो उसको मैं समझाता हूं। लेट सपोज आपके पास क्या है, एक ना रॉड है। ठीक है, ये आपके पास रॉड है, मेटेलिक रॉड। ओके, अब क्या किया आपने, इसमें बाहर से दिया चार्ज, बाहर से आप एक चार्ज बॉडी लाए और आपने क्या किया, इसको टच कर दिया, इस चार्ज बॉडी को इस जो रॉड था उससे कर दिया टच। ये भी कंडक्टर था, ये भी कंडक्टर है। तो आपको एक चीज पता होगी कि यहां से चार्ज क्या होगा, इसमें ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है, चार्ज, आप एक चीज देखिए, आपने चार्ज को कहां दिया था, चार्ज आपने पास किया था इस पॉइंट पर। ठीक है, ये अगेन ये कंडक्टर है, मैं आपको बता देता हूं, कंडक्टर। ओके, तो चार्ज आपने दिया यहां पर, लेकिन चार्ज की प्रॉपर्टी है रिपल्शन की वजह से, पता क्या होगा बच्चों, ऐसा होगा कि ये जो आपका चार्ज आपने जो दिया था वो पूरी बॉडी में एक जैसा बट जाएगा। ठीक है, मतलब एकदम पूरी बॉडी में बट जाएगा। ठीक है, तो यही है आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब हम क्या बोलेंगे कि यहां पर जो चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ, कि हमने जब उस रॉड को जब चार्ज दिया तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ? एकदम यूनिफॉर्मली, मतलब एक बराबर, एकदम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ। इसी को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो चार्ज एक बराबर बढ़ गया। सिमिलरली अगर आपके पास लेट सपोज एक स्पेयर हो या फिर एक बलून, ठीक है, एक बलून है, आपने बलून में दिया चार्ज, या फिर एक्चुअली बलून नहीं, वो इंसुलेटर हो जाता है। अभी कंडक्टिंग बॉडी की बात करते हैं। एक कंडक्टर है आपके पास, ठीक है, एक कंडक्टिंग बॉडी है। अब आपने क्या किया, अगेन इसमें दिया चार्ज। आपने चार्ज तो उसको यहीं से दिया कि आप बाहर से कुछ लाए, ये बॉडी पहले से लेट सपोज लेट से वो नेगेटिव चार्ज थी। ठीक है, ये थी नेगेटिव चार्ज। आपने क्या किया, ये कंडक्टर था, आपको पता है कंडक्टर।
तो क्या किया, आप जब इस बाहर से इस बॉडी को लाए और आपने इसको कंडक्टर से टच किया, तो क्या होगा, इस बॉडी से जो चार्ज होगा, इस बॉडी में जो चार्ज होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, फैल जाएगा पूरे कंडक्टर में एकदम बराबर, है ना। इसको हटा लेते हैं अब, इसने टच किया और उसको हमने हटा लिया, तो क्या होगा कि ये जो चार्ज होगा वो हमने दिया भले ही इस पॉइंट पर हो, लेकिन क्योंकि ये कंडक्टर है तो वो यूनिफॉर्मली पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब एकदम बराबर पूरे बॉडी में एक जैसे पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो यही है आपका यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये 3 तरह के होते हैं आपके, ठीक है। कैसे हो सकते हैं, अगर आपने किसी रॉड पे मतलब पतली सी तार में चार्ज दिया हो, या तो वो हो सकता है, या तो आपने प्लेट जैसे सरफेस पे चार्ज दिया हो, या तो आपने किसी सॉलिड सरफेस पे चार्ज दिया, सॉलिड बॉडी पे चार्ज दिया हो, है ना। तो उसी के बेसिस पे हम तीनों को देखेंगे, तो चलिए उसको शुरू करते हैं। ओके, इसको रफ कर देता हूं मैं पहले। देखिए, हेडिंग आप लिखिए, इससे पहले आप देखिए कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसमें लिखिए इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन, याद मत करना इसको, एग्जाम में नहीं आने वाली, ये जो डेफिनेशन है एग्जाम में नहीं आएगी। ओके, इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन द चार्जेस आर equally distributed in a body, किसी बॉडी में, ठीक है। इन अ बॉडी, किसी भी बॉडी में जब चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो तो हम बोलेंगे कि वो क्या है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। इसमें लिख सकते हैं आप दिस आर ऑफ, या फिर इट इज ऑफ 3 टाइप, इट इज ऑफ 3 टाइप्स। ये 3 तरह के हो सकते हैं। नंबर 1 इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होता है बच्चों, देखिए लीनियर, जैसे कि लीनियर टर्म बता रहे हैं, लीनियर मतलब कोई चीज एकदम सीधी है, लीनियर है ना। तो इसमें ये होता है कि लेट सपोज आपके पास तार जितना पतला है कुछ, ठीक है, इतना पतला एक वायर है, आपने क्या किया, इसमें दे दिया चार्ज। आपने चार्ज तो बस भले इधर दिया हो, लेकिन क्योंकि ये कंडक्टर, एक बात ध्यान रहे बच्चों, कंडक्टर के केस में ही वो आपको यूनिफॉर्म, अगर आप एक जगह चार्ज देंगे तो ही वो यूनिफॉर्मली पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अगर इंसुलेटर होगा तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, है ना, वो यहीं पर रह जाएगा, ठीक है। तो यही चीज है कि आपने चार्ज दिया, इधर आपने दिया, अब क्या वो चार्ज विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, मतलब तुरंत ही बिना कोई टाइम लिए पूरी बॉडी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना, पूरी बॉडी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो इसी को हमने बोला कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप इसमें लिख सकते हैं, इसको हम डिनोट किससे करते हैं, लैम्डा से डिनोट करते हैं, लैम्डा। ओके, इसको क्या पढ़ते हैं, लैम्डा। तो ये जो आपका इक्वल होता है आप लिख सकते हैं कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ओके। तो हम ये लिख रहे थे बच्चों कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला बहुत बहुत आसान फॉर्मूला है, बहुत बेसिक फॉर्मूला है, लैम्डा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू, या फिर ना आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बोलिए या लीनियर चार्ज डेंसिटी भी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। ज्यादा आप देखेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक्चुअली लैम्डा जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी है, तो एक काम कीजिए उसको डेंसिटी लिख दीजिए, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, लैम्डा से डिनोट करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी को। तो किसके इक्वल होता है, लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ, लेंथ ऑफ वायर रॉड, मतलब जो भी इसकी लंबाई है ना, अगर ये L है और इसको हमने चार्ज जो दिया था वो Q दिया था, तो वो जो आपका लैम्डा हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, Q अपॉन L, ठीक है। ध्यान रहे ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे जो हम गॉस लॉ की डेरिवेशन करेंगे, गॉस लॉ नेक्स्ट नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
तो ये जो है इंपॉर्टेंट है। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाय एल हो गया इसकी एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ किसकी, लैम्डा की। लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो एसआई यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी या फिर लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, चार्ज की क्या होती है एसआई यूनिट बच्चों, चार्ज की होती है कूलम, लेंथ की क्या होती है एसआई यूनिट मीटर। तो आपकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी की जो एसआई यूनिट हो गई कूलम पर मीटर। गॉट इट, ये चीज थी। तो यही है, ये हमारा हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब बात करते हैं हम सरफेस चार्ज डेंसिटी की। ओके जैसे कि यस यहां आप लिखिए सरफेस ही बोल सकते हैं, सरफेस बोल दीजिए या फिर एरिया भी बोल सकते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये क्या होता है बच्चों, ये ऐसा होता है कि आपके पास यहां तो देखिए ये 1D ऑब्जेक्ट था, आपको पता होगा 1D 2D 3D ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो ऐसा होता है कि यहाँ पर इसकी केवल एक डायमेंशन दिखी है, आपको इसकी एक लाइन दिखी है। लेकिन अगर ऐसा हो कि लाइन ना दिखे, आपको एक प्लेन दिखे, है ना, मतलब आपको कुछ ऐसा दिखे कि ये है कुछ, लेट सपोज ये, ठीक है, ये है, यहां पर अगर आपको इस बॉडी में आप चार्ज अगर दे तो वो होता है आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, तो वो उसको डिनोट किससे करते हैं, सिग्मा से, ठीक है, सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर आपके पास लाइन नहीं है क्या, क्या है यहाँ पर आपके पास है, मींस एक 2D फिगर है, 2D बॉडी कह सकते हैं, 2D है, उसमें आपने क्या दिया, बाहर से चार्ज दिया, बाहर से आपने चार्ज दिया। अब क्योंकि अगेन ये कंडक्टिंग बॉडी है, कंडक्टिंग बॉडी है, तो आप जितना भी चार्ज आपने दिया तो वो क्या होगा, पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पूरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना। एक चीज और है कि इसका एरिया, एरिया इसका आप बोल सकते हैं एस बोल सकते हैं, है ना, एरिया इज इक्वल टू एस। तो यहां पर बच्चों आपका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है जो कि सिग्मा है वो किसके इक्वल हो जाएगा, अगेन देखिए जो चार्ज डेंसिटी का आपका फॉर्मूला है, यहां पर चार्ज डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो हमेशा, मतलब आप बेसिक टर्म में ऐसे कह सकते हैं, या फिर छोड़िए इसको मत लिखिए, बेसिक टर्म में आप ऐसे कह सकते हैं कि चार्ज है और उसका जो भी आप कह सकते हैं डायमेंशन के हिसाब से, अगर यहाँ 1D है तो लेंथ लीजिए, अगर 2 डायमेंशन में देख रहे तो एरिया लीजिए, अगर 3 डायमेंशन में देख रहे तो वॉल्यूम लीजिए, ठीक है। तो ऊपर तो चार्ज ही रहेगा, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए सिग्मा इज इक्वल टू, सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सिग्मा इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया। ओके, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी का। सरफेस चार्ज डेंसिटी की एसआई यूनिट क्या होगी बच्चों, एसआई यूनिट विल बी इक्वल टू क्या होगी, आप देख सकते हैं, चार्ज की होती है अगेन कूलम होती है, एरिया की क्या होती है मीटर स्क्वायर, तो इसकी हो जाएगी सरफेस चार्ज डेंसिटी कूलम पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये आपका बहुत बेसिक सा था, बहुत इजी कंसेप्ट है। एक लास्ट कंसेप्ट जो देख लेते हैं वो ये, जैसे कि ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है, अब हमारा जो है वो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अगर आपका जो चार्ज हो वो पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड हो, मींस लिख लेते हैं पहले वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको डिनोट किससे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं बच्चों रो से, है ना, ये हो गया आपका रो, राइट, रो से डिनोट करते हैं। तो लेट सपोज आपके पास एक स्फेरिकल बॉडी है, ओके, स्फेरिकल बॉडी है, इसमें आपने चार्ज दिया, वो चार्ज क्या होगा, यूनिफॉर्मली पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है, पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एक बात ध्यान रहे बच्चों, अगर वो कंडक्टिंग बॉडी होती, मतलब ये अगर कंडक्टिंग बॉडी है ना, तो इस सिचुएशन में जब आप इसको चार्ज देंगे, आपने बाहर से चार्ज दिया,
तो वो चार्ज केवल सरफेस पे रहेगा, चार्ज अंदर नहीं जाएगा अगर कंडक्टिंग बॉडी है, ठीक है। लेकिन अगर आपने नॉन कंडक्टिंग बॉडी में ऐसे चार्ज दिया कि उसके अंदर भी चार्ज एग्जिस्ट करता है, तो वो सरफेस पे नहीं जाएगा, ठीक है। तो वो सरफेस पे नहीं जाएगा, आपने जहां उसको दिया चार्ज वो वहीं रह जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आप कह भी सकते हैं कि इंसुलेटिंग बॉडीज के लिए डिफाइन कर सकते हैं आप इसको। तो बेसिकली ये चार्ज अगर आपने क्यू चार्ज दिया, उसका इसका वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम v है, राइट। तो ये वॉल्यूम जो v है वो किसके इक्वल हो जाएगा, आई मीन ये जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वो किसके इक्वल हो जाएगी, रो इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम, एंड दैट विल बी इक्वल टू, मींस इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, तो इसको आप ऐसे ही लिख सकते हैं। इसकी एसआई यूनिट हम देख लेते हैं, भले ही एसआई यूनिट किसके इक्वल हो जाएगी बच्चों, चार्ज की कूलम होती है और वॉल्यूम की मीटर क्यूब होती है, तो अपॉन में तो मीटर पर क्यूब है ना, कूलम पर मीटर क्यूब, एक्चुअली कूलम पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये चीज है आपका एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो ये था आपका कंसेप्ट बच्चों, लीनियर चार्ज डेंसिटी, एरिया चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का, ठीक है। ये बेसिक चीजें थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे और गॉस लॉ देखेंगे, है ना। आपको ये जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क ले दिया, आपको ये करके लाना है और ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने करा दिया आप देख के इसको भूल जाए, छोड़ दें इसको, ठीक है। इसको आपको माइंड में रखना है। या फिर मैं एक चीज और कर सकता हूँ कि ये क्वेश्चन तो मैं करा चुका हूँ, एक काम करता हूँ यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू चेंज कर देता हूँ। लेट सपोज, हाँ ठीक है, अब जो न्यू वैल्यू है बच्चों, क्वेश्चन सेम है, आपको क्वेश्चन मत लिखना नोटबुक में, आप क्वेश्चन मत लिखना नोटबुक में। यहाँ पर ये क्या है, ये है 1.5, चेंज मैं कर रहा हूँ दूसरे उससे कलर से, आप देख लीजिएगा कि चेंज कहाँ कहाँ हुआ है। 1.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम। तो ये होमवर्क क्वेश्चन लेट से ये फर्स्ट है, ठीक है, पहले ये कीजिएगा। क्यूबी कितना हो जाएगा, क्यूबी है -1.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम। यहाँ जो इसके कोऑर्डिनेट है वो है 0 तो है, मींस 0 तो है, जेड कोऑर्डिनेट भी इसका, जेड कोऑर्डिनेट 0 हो गया, वाई कोऑर्डिनेट है उसका 25 सेंटीमीटर, ओके 25 सेंटीमीटर, और जेड कोऑर्डिनेट 0 हो गया सिचुएशन में। सिमिलरली यहाँ पर एक्चुअली, हाँ ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा 0 25 सेंटीमीटर, एक को नेगेटिव कर दीजिए, लेट सपोज इस वाले को नेगेटिव कर देते हैं, है ना। तो वापस से सारा क्वेश्चन आपका सेम है। तो ये है होमवर्क क्वेश्चन फर्स्ट। सेकंड होमवर्क क्वेश्चन जो है इसमें कोई नहीं, ये जो सेकंड होमवर्क क्वेश्चन है वो इसमें क्या है आपका, इसमें भी वैल्यू जैसे इसमें आप ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जैसे यहाँ पर ये जो डाइपोल है, मतलब कि एक्टिंग ऑन डाइपोल, टॉर्क की जो वैल्यू है वो आप सिंपली कह सकते हैं वो है 40 न्यूटन मीटर, ठीक है। बाकी सारी चीजें, या फिर रुकिए, इसको आप बोल सकते हैं 80 न्यूटन मीटर, और यहाँ से जो डाइपोल मोमेंट है उसकी वैल्यू हो गई 16 कूलम मीटर, ओके। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर होमवर्क है सेकंड। फर्स्ट ये रहा, है ना, सेकंड ये रहा, और थर्ड ये है, ठीक है, थर्ड वन इज दिस, ठीक है। आपको तीनों क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में करना है, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना ही करते हैं, आगे की चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वगैरह जो चीजें नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।